नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव एवरीडे में। मेरा नाम है मनीष सेन और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की भूगोल के विषय में पढ़ने वाले हैं और हमारा पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। ये सभी एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप आईएएस, यूपीएस, स्कूल लेक्चर जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। तो हमारा पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, वायु राशियाँ, विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है वह है। हमारे ऑप्शन है खगोलीय भूगोल, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल या जलवायु विज्ञान। तो दोस्तों, भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वायु राशियाँ आदि का अध्ययन किया जाता है वह है हमारे लिए यहाँ पर जलवायु विज्ञान, क्योंकि ये सारे फैक्टर जलवायु से रिलेटेड है। हमारा अगला प्रश्न है, वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है। हमारे ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल या स्थलमंडल। तो कौन से घटक है जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है, कौन सा आपका सही आंसर होगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, वरना आप वेट करिए। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, जैवमंडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? भौतिक भूगोल या मानव भूगोल, पादप भूगोल एवं जीव भूगोल, कृषि भूगोल एवं आर्थिक भूगोल, मौसम भूगोल एवं जलवायु भूगोल। तो बताइए दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो, वरना आप इंतजार कीजिए 1 सेकंड का। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। दोस्तों, भूगोल दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हमारा अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया? अर्थात कहने का मतलब यह है, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? हमारे ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो, हेरोडोटस या टोलमी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप अपना कमेंट जरूर पास करें, वरना इंतजार करें आपके सही उत्तर का। तो दोस्तों, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है इरेटोस्थनीज ने, जो कि यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। पृथ्वी की आयु मानी जाती है, भूगोल के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.8 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष या फिर 3.9 अरब वर्ष। तो दोस्तों, आप कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं, इससे आपके ज्ञान का विकास होगा और आपको नई नई जानकारी भी मिलेगी। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा 4.6 अरब वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दोस्तों, आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा हमारी आकाश गंगाओं के बारे में, तो उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है उल्कापिंड, सौर मेखला, दुग्ध मेखला या धूमकेतु। तो दोस्तों, आपने एनसीईआरटी की बुक में जो है वह जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में। तो सही आंसर है हमारा दुग्ध मेखला, मिल्की वे जो है वह हमारी आकाश गंगा का नाम है। मानव का जन्म पृथ्वी पर कब हुआ? पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव का जन्म कब हुआ उसके विषय में आपको बताना है। 40 लाख वर्ष पूर्व, 30 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व या फिर 20 लाख वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपका सही आंसर, वरना इंतजार करें 1 सेकंड का। तो 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव का सर्वप्रथम जन्म हुआ दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रिचथोफेन कहाँ के भूगोलवेत्ता है? भूगोल में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, भूगोलवेत्ता दे दिया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है और उसका जन्म स्थान आपसे पूछा जाता है। तो ये अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, जर्मनी के थे या फ्रांस के थे? दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर अपना आंसर बताएं। हमारा सही आंसर है दोस्तों रिचथोफेन जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता ये थे। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया? दोस्तों, इस प्रकार की टर्म्स आपको सेम ऐसे ही मिलेगी, एज इट इज मिलेगी। हमारे ऑप्शन है हमबोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन किया, रिटर्न ने, हेटन ने या रिचथोफेन ने। आप जो है अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको उत्तर आ रहा है और आप अपने ज्ञान का अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो दोस्तों, क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन हमबोल्ट ने किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादक कौन है? तो प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादक के लिए ऑप्शन है आपके सामने ब्लॉश, कार्ल रिटर, हमबोल्ट या फिर हेटनर। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होगा। आप जरूर हमें कमेंट करके अपना आंसर दें। तो दोस्तों, कार्ल रिटर जो है वो प्रादेशिक उपागम के प्रतिपादक हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से जो भौतिक भूगोल की शाखाएं नहीं है वह है। भौतिक भूगोल की शाखाएं जो नहीं है उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है समुद्र विज्ञान, ऑप्शन बी है हिमनद विज्ञान, ऑप्शन सी है जल विज्ञान, ऑप्शन डी है राजनीतिक भूगोल। दोस्तों सही आंसर का इंतजार करें। भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का ही अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अलावा एक अन्य भूगोल और है मानव भूगोल, जिसमें मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक भूगोल जो है वह मानव भूगोल का एक अध्ययन का विषय है, उसकी शाखा है, जबकि समुद्र विज्ञान, हिमनदी विज्ञान, जल विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है। भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान। तो दोस्तों ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी की स्थलाकृति जैसे नदी, नाले, पहाड़, झरने, मृदा आदि का अध्ययन करते हैं। तो वो है हमारा भू आकृतिक विज्ञान। तो सही आंसर यही हो जाएगा हमारा। भौतिक भूगोल की अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित अध्ययन माना जाता है। ऑप्शन है रिटर ने कहा यह परिभाषा, स्ट्राहल ने दी, रिच्टोफेन ने, या फिर ट्रेवार्थ ने। किसने परिभाषा दी है कि भौतिक भूगोल को अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित अध्ययन माना जाता है। ऐसी टर्म्स आपको एज ए टीच पेपर में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कथन है स्ट्राहलर महोदय का कि भौतिक भूगोल को अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित अध्ययन माना जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। मौसम, संरचना, जलवायु या फिर कटिबंध। तो दोस्तों ये सारी वायुमंडलीय दशाएं हैं। तो इनमें से कौन सी अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं हैं, वह है मौसम। आपने गाना भी सुना होगा, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। मतलब मौसम जो है वह फटाफट बदलता है। मौसम जो है वह अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल आवरण मिलता है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो आपको पता ही है, 60%, 82%, 70.8% या फिर 78%। अगर यह प्रश्न आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, वरना आप इंतज़ार करके 1 सेकेंड बाद अपना आंसर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है हमारे यहाँ पर 70.8% पृथ्वी पर जल का आवरण है। निम्न में से कौन सा विषय कालिक विश्लेषण करता है। कालिक विश्लेषण मानव शास्त्र करता है, इतिहास करता है, समाजशास्त्र करता है या भूगोल करता है। कालिक विश्लेषण मतलब समय के अनुसार अध्ययन कौन सा विषय हमें कराता है। यह आंसर तो आपको जरूर ही आ जाएगा, कोई बच्चा भी बता देगा, क्योंकि इतिहास में ही हम कालिक अध्ययन, कालिक विश्लेषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखाएं नहीं है। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं या नहीं, मानव शास्त्र, जल विज्ञान या फिर भू आकृतिक विज्ञान। तो दोस्तों आपको इसका साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखाएं नहीं है। तो दोस्तों जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भू आकृतिक विज्ञान तीनों भौतिक भूगोल की ही शाखाएं हैं, जबकि मानव शास्त्र भौतिक भूगोल की शाखाएं नहीं है। इसका संबंध मानव भूगोल से है, जो कि खुद एक भूगोल की शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। जीव भूगोल का संबंध किससे है। भू विज्ञान से, समाजशास्त्र से, जीव विज्ञान से या जलवायु विज्ञान से। ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसमें हम जीवों के विषय में अध्ययन करेंगे, उसे ही जीव भूगोल से संबंधित विषय माना जाएगा। आपको प्रश्न को समझकर उसका उत्तर देना है। तो जीव विज्ञान जिसमें हम जीवों के विषय में अध्ययन करते हैं, भूगोल का ही एक विषय रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन है दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र, सांख्यिकी तकनीक या फिर वैश्विक सूचना तंत्र। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वह उत्तर अलग करना है जो भू सूचना से रिलेटेड नहीं हो, जिससे हमें सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पृथ्वी की। तो दूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक सूचना तंत्र ये सब जो है वह सूचनाएं प्राप्त करने के एक साधन है, जबकि सांख्यिकी तकनीक इससे अलग है। तो सही आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर सांख्यिकी तकनीक। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पृथ्वी का वर्णन करना, मनुष्य का वर्णन करना,
प्रकृति का वर्णन करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे पता है आप इस प्रश्न का सही आंसर जरूर दे पाएंगे। भूगोल, भू अर्थात पृथ्वी, गोल अर्थात गोल है, पृथ्वी गोल है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का वर्णन इस विषय में किया जाएगा। तो सही आंसर है हमारा पृथ्वी का वर्णन करना। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? वेगनर, इरेटोस्थनीज, हम्बोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यह शब्द बताना है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है। आपको यह आंसर जरूर पता होगा। तो दोस्तों इरेटोस्थनीज एक यूनानी भूगोलवेता है जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम है क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप अपना दिमाग दौड़ाइए और अपने दिमाग का विकास कीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि भूगोल के उपागम है क्रमबद्ध और प्रादेशिक, दो उपागम भूगोल के हैं। प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए हैं? अनुकूलन द्वारा हुए हैं, अपरिवर्तन द्वारा हुए हैं, ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप अपना आंसर दें कि प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुआ है। अगर दो व्यक्तियों के बीच अंतर संबंध स्थापित हो तो कैसे हो? अनुकूलन द्वारा हो सकता है और परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है। तो दोनों आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेता द्वारा दिया गया है? कौन से भूगोलवेता है जिन्होंने भूगोल में विषय वस्तु उपागम दिया है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज, वेगनर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर को आप अलग करना है, कमेंट करना है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाएगा। तो सही आंसर है हमारा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिन्होंने विषय वस्तु उपागम भूगोल में दिया है। यह है। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। प्रादेशिक भूगोल की शाखाओं के बारे में प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है? क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास या फिर सभी आप कह सकते हो। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ऊपर की तीनों जो है वह प्रादेशिक भूगोल की शाखाओं में शामिल है, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन और प्रादेशिक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन कौन से हैं? भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल में जो दर्शन है उनमें कौन कौन से प्रमुख अंग माने गए हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है यहाँ पर भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी, दोनों भूगोल के दर्शन के प्रमुख अंग हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। कौन सी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं? भू आकृतिक विज्ञान इसकी शाखाएं हैं या नहीं? जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या फिर उपरोक्त सभी? आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं और चैनल को एक बार जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान तीनों ही भौतिक भूगोल की शाखाओं में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती है? सामाजिक भूगोल आती है क्या? जनसंख्या भूगोल आती है क्या? नगरीय भूगोल आती है क्या या फिर सारी आती है? आप अपना आंसर बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और सही आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाता है उपरोक्त सभी, अर्थात सामाजिक भूगोल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य का सामाजिक रूप में अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जनसंख्या मनुष्य के द्वारा ही जो है वो बढ़ाई घटाई जा रही है, तो जनसंख्या भूगोल का भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। नगरों में मानव ही निवास करते हैं, इसलिए नगरीय भूगोल का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को आप अलग कर सकते हैं। इसके अध्ययन में हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। हमारा अगला ऑप्शन है, पृथ्वी को जानने
का ज्ञान विकसित होता है? हमारा ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय विकास में या फिर सभी में हमें भूगोल के संदर्भ में सही कथन माने गए हैं। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। इसके अध्ययन से, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाले विभिन्नताओं को समझने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही पृथ्वी को जानने का ज्ञान भी हमारा विकसित होता है और राष्ट्रीय विकास में भी हमें नॉलेज होती है। तो सभी कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द किस भाषा के दो जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? अर्थात भूगोल ज्योग्राफी शब्द है वो ज्योग्राफो शब्द से बना हुआ है। तो जियो और ग्राफो ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से या फिर ग्रीक से? सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर भूगोल के बारे में आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ग्रीक। भूगोल शब्द जियो तथा ग्राफो जो दो शब्दों से मिलकर बना है वह ग्रीक भाषा से संबंधित है। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऐतिहासिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल में, सामाजिक भूगोल में या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, कृषि से हमें आर्थिक लाभ होता है, उद्योगों से हमें आर्थिक लाभ होता है, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना और सेवाएं जो उद्योग है इन सब से हमें आर्थिक लाभ मिलता है। तो यह आर्थिक भूगोल का विषय है। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? ऑप्शन एक है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन है, राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन है, यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपको बताना है। आप उपरोक्त सभी देखकर बिल्कुल ये ना सोच लें कि उपरोक्त सभी सही आंसर होगा, बहुत से प्रश्नों में ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल में किया जाता है। राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन यहाँ पर क्रमबद्ध भूगोल में हो रहा है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत भी करता है। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य को आप बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न हमें कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारा ऑप्शन ए है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है, आपको छांटना है। तो सी हमारा ऑप्शन, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के विषय में बिल्कुल गलत होता है, जबकि एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन ही क्रमबद्ध भूगोल में होता है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन नहीं होता। राजनीतिक इकाइयों पर भी यह आधारित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को ही हमें अलग करना है। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन इसमें होता है क्या? राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन होता है क्या? यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? आप जो है हमें कमेंट करके बताएं और चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, ऊपर के जो दो ऑप्शन हैं वह क्रमबद्ध भूगोल के संबंध में थे, नीचे के दो ऑप्शन जो है वह इससे रिलेटेड है। तो इन दोनों में से हमारा एक उत्तर होना था। तो ऑप्शन डी, एक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है प्रादेशिक भूगोल की, तो यह कथन बिल्कुल सही है।